Hi everyone, welcome to the Bare Minimum Education. In today's video, we will be discussing 4 articles and all of them are going to be from the Hindu itself. The first one is going to be on the recent stake of the Supreme Court on regular bail provisions. Second one on the public investment-led economic recovery. Third one on the monkeypox outbreak. And the last one is going to be on the pay as you use insurance policy. Now, there aren't many important editorials in the Indian Express today, so I will be skipping that for now. All right, there is one article though on the Agnipath scheme that is very nice. However, I think that would take a lot of time for me to discuss. And in case you want me to explain the entire scheme, its repercussions, and all the protest scenario, please let me know in the comment section. Now, let's begin with the first article. Now, the first article's title reads as Out of Bounds. ये आर्टिकल बेसिकली बेल प्रोविजन पे होने वाला है. रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है बेल पे. Now I will go paragraph wise so that no detail gets missed. Supreme Court struck the right note its disapproval of the tendency among some courts to impose okay. Supreme Court ये आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया कि उन्होंने कहीं जो कोर्ट्स और हैं वो अनयूजुअल कंडीशंस जो बेल पे लगाते हैं कि आप ये करोगे तो बेल मिलेगी, आपको कुछ और करना पड़ेगा बेल के लिए, तो उसको नकार कर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है. अब ये क्यों आर्टिकल लिखा गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बेसिकली. अभी एक समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं, आपने देखा होगा अजाम खान, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंटरिम बेल तो दे दी थी एक लैंड ग्रैबिंग केस में, लेकिन उनको रेगुलर बेल के लिए मतलब बोल दिया अगर आपको रेगुलर बेल तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने की पड़ेंगी. आपको प्रॉपरली कोऑपरेट करना पड़ेगा अथॉरिटीज के साथ जब तक उस लैंड पे मेजरिंग, जब तक ईंटें लग के दीवार नहीं खड़ी हो जाती, वायरिंग नहीं हो जाती उस प्रॉपर्टी भी जिसका वो डायमेंशंस है 13.842 हेक्टेयर्स. तो ये बेसिकली लैंड ग्रैबिंग केस है. क्यों उन पे, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट जस्ट इन ब्रीफ, क्योंकि एक इंसान का एक लैंड था जो पाकिस्तान चले गए थे बेसिकली पार्टीशन के टाइम पे. तो उस टाइम पे वो जो लैंड था इन्होंने छीन लिया था, ग्रैब कर लिया था, उनके जाने के बाद हड़प लिया था और उस पर यूनिवर्सिटी बना दी. देखो, जब कोई भी पार्टीशन के टाइम पे एनिमी प्रॉपर्टी थी जो पाकिस्तान चले गए लोग छोड़ के, या फिर इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी जो ऐसे छोड़ के चले गए पार्टीशन के टाइम पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है. उनका मतलब सरकार के तहत ये सारी प्रॉपर्टी होती है. कोई भी एक इंडिविजुअल उस लैंड को अपने पास नहीं रख सकता, ये लॉ कहता है. तो इसीलिए लैंड ग्रैबिंग का केस असाम खान पे लगा हुआ है. नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट दो. सो बेसिकली तो फिर उन्होंने मतलब हाई कोर्ट ने ये बोला कि आपको ऐसी ऐसी मतलब कॉपरेट करना पड़ेगा तब जाके आपको रेगुलर बेल मिलेगी. अब आगे जाने से पहले मैं आपको पहले डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि इंटरिम बेल, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल में डिफरेंस क्या होता है. नाउ रेगुलर बेल क्या होती है, वो कोर्ट आपको तब ग्रांट करता है जब आपका अरेस्ट हो चुका होता है, आप गिरफ्तार हो गए. आप चाहते हो कि जब तक आप कॉन्विक्ट नहीं, मतलब जब तक आपका ट्रायल नहीं हो जाता और कोर्ट ये नहीं बता देता कि आप कॉन्विक्ट हो रहे हो, असल में कसूरवार हो या फिर बेगुनाह हो, तब तक आपको बेल मिल जाएगी. आप अरेस्ट हो चुके हैं ये उसके बाद. इट इज ग्रांटेड बाय अ कोर्ट टू अ पर्सन आफ्टर हिज अरेस्ट, रेगुलर बेल. Now, as far as interim bail is concerned, it is granted until your application for a regular bail is pending before the court. ये आपको तब दी जाती है जब आपने एक एप्लीकेशन डाली हुई है कि मुझे रेगुलर बेल दे दो, तो वो पेंडिंग है कोर्ट के पास. जब तक आपको रेगुलर बेल नहीं मिल जाती तब तक आपको इंटरिम बेल मिल जाती है, मतलब टेम्परेरी बेल मिल जाती है. ठीक है, आप तब तक के लिए रिहा है. फिर आती है एंटीसिपेटरी बेल. अब ये एक इंसान कब, देखो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कब कोई इंसान फाइल करता है, वो जब उसे पता होता है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए शायद उसे अरेस्ट किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन के बारे में कुछ ऑफेंसिव ट्वीट कर दी. अब हमें पता है कि हम पे शायद डिफेमेशन केस लग सकता है और शायद अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो हम एडवांस में ही एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देंगे. सो एंटिसिपेशन मीन्स अ प्रोडिक्शन और एन एडवांस. ओके,
Now let's read it. Top court had taken exception to the proclivity among some judges to venture beyond the confines of a given case and imposing conditions that went beyond. Okay, तो टॉप को मतलब वो यही कह रहा आर्टिकल कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया ऐसा करके कि कहीं जजेस जो होते हैं वो एक मतलब बेल ग्रांट करने की कुछ कन्फाइंस होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बाहर जाने की कोई ज़रूरत, वो नेसेसरी नहीं होती है वो कंडीशंस जो वो फुलफिल करने के लिए कह देते हैं, जैसे अभी अजाम खान के केस में हमने देखा। तो उन्होंने बोला कि ये हाँ, फिर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड कंडीशंस हैं, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस रखनी बहुत ज़रूरी हैं बेल देने से पहले, और उन कंडीशंस का लगाना कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ आता है, उसके पीछे कुछ रीज़न है। अब बेल के लिए कुछ कंडीशंस क्यों लगाई जाती हैं? प्रिवेंटिंग द एक्यूज्ड फ्रॉम फ्लीइंग जस्टिस एंड प्रेक्लूडिंग एनी स्कोप फॉर टैम्परिंग। ओके, तो ये क्यों लगाई जाती हैं? ताकि वो भाग ना जाए जस्टिस से, मतलब वो एक पूरे लीगल प्रोसीजर से भाग ना जाए, देश छोड़ के ना भाग जाए, तो इसीलिए बेल नहीं दी जाती। कई बार ये कंडीशन लगाई जाती है। दूसरी कंडीशन मतलब ये होती है, क्यों लगाई जाती है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कंडीशन का, क्योंकि ताकि वो जो एविडेंस है या फिर जो विटनेस है उनको इन्फ्लुएंस ना कर दे, अपने हक में ना कर ले और केस ही बदल जाए पूरा उस दौरान, जब तक उनको रिहा के टाइम पे दे दिया जाए। जब तक वो बाहर है तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बंदे खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड व्हेन यू अप्लाई सम कंडीशंस ऑन द बेल प्रोविजंस। ओके, हाँ, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये यूजुअली सिक्योर कर लेते हैं कोर्ट, या फिर नॉर्मल जजेस नॉर्मल तौर पे क्या करते हैं कि वो कह देते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही रहो जब तक आपका केस चल रहा है, आप प्लीज़ यहाँ से बाहर मत जाना, ठीक है, और आप टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर टाइम की फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर इंटरवल पे प्लीज़ यहाँ पे अपनी प्रेजेंस देने आ जाना जब भी आपका ट्रायल चल रहा होगा। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है किसी के ट्रायल को चलाने का, ये बेल पे कंडीशंस के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का। Courts are normally not expected to impose any condition that may impinge on other freedoms of the accused or may be too onerous for compliance. तो कोर्ट्स को इतना हक नहीं है कि आप ऐसी कंडीशन लगा दो कि आपको बेल तब मिलेगी जब आप ये नहीं करोगे। तो ओनरस मतलब होता है कि किसी भी इंसान से ज़बरदस्ती के एफर्ट्स जो उनको ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उनकी बाकी फ्रीडम्स को भी इम्पिंज कर रहे हैं, ऐसी कंडीशंस लगाना, ठीक है। तो हाँ, अब इन्होंने बोला है कि ये सेकंड पैराग्राफ में कि इट इज़ नॉट अनकॉमन कि बेल कोर्ट्स ने बहुत सारी अनयूजुअल कंडीशंस पहले भी लगाई हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी बिल्कुल रीसेंट एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कई केसेस में ऐसा हुआ है कि अगर आपको बेल चाहिए तो आप थोड़ी सोशल सर्विस करो कुछ टाइम के लिए, कम्युनिटी सर्विस करो, आप विक्टिम को जाके अपोलोजाइज करो, या फिर कईयों को तो अगर आप देशभक्त हो ये साबित करने के लिए आप महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में से कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब 2020 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने, जैसे एक एग्जाम्पल है, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था कि एक इंसान था जिसपे ये केस था कि उन्होंने एक विमेन का मॉलेस्टेशन किया है। तो उन्होंने क्या कहा हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की, आप विक्टिम के घर जाओ और उसको बोलो कि राखी बांध दे मेरे को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे भी बहुत ही ऐसे केस को डिनाउंस किया था। यू कैन नॉट रियली डू दैट, यू कैन नॉट कन्वर्ट अ मॉलेस्टर इनटू अ ब्रदर बाय जुडिशियल मैंडेट। जुडिशरी का काम मॉलेस्टर को भाई बनाना नहीं है, आप उसको सजा दीजिए, ना कि आप ऐसी चीजें करके कुछ भी कंडीशंस लगाइए। Okay, now with this we come to the end of this article. Let's move on to the next article. Okay, this is weighing in on India's investment-led revival. All right, let's read the first paragraph. फिनेंस मिनिस्टर ने अब अपने एक रीसेंट स्पीच में जो उन्होंने दी थी, G20 की फिनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी जो इंडोनेशिया ने बाली में होस्ट की थी। उधर उन्होंने ये कहा कि इंडियाज लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर एम्बेडेड इन पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। अब इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो कैसे होगी, सीतारमन जी ने वहाँ पे कहा, जब पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर जो प्रोग्राम है वो ढंग से फुलफिल हो, अपने तरीके से इम्प्लीमेंट हो। शी एडेड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट वुड क्राउड, उन्होंने फिर ये ऐड किया कि जो अगर हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन होगी, जिससे इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। अब आई विल
really like to explain the concept of public investment crowding in the private investment. Now what is it? ऐसा कैसे होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से, अब क्राउडेड मतलब होता है कि पुल इन करना, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है तो जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वैसे ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत सिंपल सा, ताकि आपको समझ आए। एक जगह है एक्स, अब वो खाली पड़ी है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको एक इंडस्ट्रियल पार्क में कन्वर्ट किया जाए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ताकि वहां पर आ सकें, अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें और फिर इंडिया का एक्सपोर्ट काउंट एनहांस करें। वो प्रोड्यूस करेंगे, फिर वही चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऐसा करने के लिए इंश्योर करती है कि उस जगह पे प्रॉपर पावर सप्लाई हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हो, रोड्स की कंडीशन एकदम सही हो, वाटर सप्लाई हो, जिससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनीज को वहां पे इन्वेस्ट करना बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो इससे क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज वहां इन्वेस्टमेंट करेंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। ये एक एग्जांपल है। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, फिर एक ये विशियस साइकिल बढ़ जाएगी कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो सरकार के पास ऑटोमेटिकली ज्यादा फंड होगा, फिर वो और इन्वेस्टमेंट करेंगी। इससे एक हमारा जो ग्रोथ है वो विशियस ग्रोथ साइकिल बन जाएगी हमारे देश की। विशियस मतलब एक फीडबैक से दूसरा फीडबैक जो पॉजिटिव 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 रिजल्ट्स देता है। फिर उसके बाद हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ पे। इंडियाज ओके, इन्होंने ये कहा है कि ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ये हम बहुत हद तक सही मान सकते हैं कि फिनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा। ऐसा पास्ट में हमने देखा भी है। जैसे इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्टोरी है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल सहमत है, क्योंकि हमने इसी तरह की ग्रोथ को देखा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट लैंड बेसिकली व्हेन फेस्ड ओके, जब हमने, हमारे देश ने और पूरे संसार ने, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में हुआ था, उस टाइम पे भी क्या हुआ था, गवर्नमेंट जो एनडीए की सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने बहुत सारे पब्लिक रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया था। जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में क्या था, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज को बहुत ही हाई क्वालिटी रोड नेटवर्क से कनेक्ट करना था, वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की स्कीम थी। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत क्या था, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी मतलब प्रोवाइड करना, जो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ तक रोड पहुंची ही नहीं है अभी, वहां तक रोड पहुंचाना, ताकि कोई रीजन ऐसा ना रहे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने के लिए या वैसे ही लोगों को अपनी जॉब के पर्पसेस के लिए इधर उधर जाने के लिए चाहिए, वो ना रह जाए, कुछ भी ऐसा जगह ना छूट जाए। So these steps sowed the seeds of economic revival back then, culminating in an investment and export-led boom in 2000s। फिर इन steps के चलते ही हमने एक इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट लेड बूम देखा था 2000 में। वही मैंने अभी बताया, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जीडीपी उस टाइम पे 8 से 9% एनुअली ग्रो कर रही थी। ये है 2000 की बात। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड देखें 2010 के बाद से और उसके टाइम पे, वो बहुत ही डिसमिल है, बहुत ही बेकार रिकॉर्ड है। Hence a recent uptick is evident in the real gross fixed capital formation rate। लेकिन अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं, चलो ये तो उस टाइम पे 2010 के बाद से हम कह रहे हैं बुरा था, लेकिन हमने रिसेंटली देखा है कि जो रियल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट है, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो होता है, वो बढ़ रहा है। इस रेशो ने रिकवर किया है 30.7% इन 2015-16 से, अब है 32.5% इन 2019-20। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखा हमने। अब कैपिटल होती क्या है, क्या फॉर्म करना है, व्हाट आर कैपिटल गुड्स। देखो, एक होते हैं कंज्यूमर गुड, जिसे हम बेसिक गुड भी कहते हैं, और एक होता है कैपिटल गुड। कंज्यूमर गुड क्या होता है, कंज्यूमर गुड जो एकदम एंड कंज्यूमर यूज करे, फॉर एग्जाम्पल टॉफी, चॉकलेट या फिर clothes, है ना। These are the things we use in our daily lives and this is used and consumed by the consumer itself। लेकिन एक होता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होता है, कैपिटल होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करे, मतलब प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, मतलब वो उससे आती है। अब प्रोड्यूस करता क्या है, मशीन, machines are called capital goods। तो
जिससे कि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे देश की बढ़े, उसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन तो चाहिए ना, है ना। तो ये मशीन्स इज एन एग्जाम्पल। तो ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा कैपिटल भी चाहिए, अच्छी कैपिटल चाहिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई हो जाए। तो इसका रेट हमने रिसेंटली देखा है बढ़ा है। सीतारमन क्लेम दैट द गवर्नमेंट सस्टेन, अच्छा निर्मला सीतारमन ने उस G20 की मीटिंग पे ये कहा कि गवर्नमेंट ने अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो रेशो है वो मेंटेन इवन कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान भी किया, विच इज़ वेरी वेरी एग्जाम्पलरी, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन ये ऑथर इस आर्टिकल के ये कह रहे हैं कि जो बजटरी डेफिनेशन है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट को रेफर करती है। उस मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि निर्मला सीतारमन की जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं फ्लॉड है। फ्लॉड क्यों है? क्योंकि जब उन्होंने कहा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट हमने रिटेन किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा। उस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में जो बजट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करता है, उसके अंदर फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी होती है, जैसे परचेज करना फिनेंशियल एसेट्स को, या फिर स्टेट्स को लोन देना, वो भी इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करते हैं। स्टेट्स को लोन देना कि आप आगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदो, या फिर ग्रांट देना, है ना, उसे भी इन्वेस्टमेंट में कहा जाता है। सो इट इज नॉट जस्ट द कैपिटल फॉर्मेशन दैट्स हैपनिंग, देयर आर मेनी अदर थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने कैपिटल फॉर्मेशन हमारे यहाँ हो रही है, वो अगर रेशो बढ़ रही है तो उसका सोल रीजन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, और बहुत रीजंस हो सकते हैं, जैसे स्टेट्स को लोन देना या फिर फिनेंशियल एसेट्स को खरीदना बाहर से, ये भी रीजन हो सकते हैं। Let's move on to the next paragraph. Contrary to Ms. Sitharaman's contention, the investment distribution has hardly changed over the last decade. Okay. तो अब ये ऑथर कहना चाह रहे हैं कि मिस सीतारमन जी ने तो कहा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट चल रही है और पब्लिक सेक्टर का शेयर उसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक पब्लिक सेक्टर इन्वेस्ट करता है, एक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है। तो ये कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर का शेयर तो उसमें सिर्फ 20% है, 80% तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है या फिर फॉरेन कैपिटल के थ्रू आ रहा है इन्वेस्टमेंट का। सो इट इज़ अ फ्लॉड स्टेटमेंट। Okay, let's move on to the next paragraph. Between 2014-15 and 2019-20, shares of agriculture and industry in fixed capital formation per GDP fell from, okay, इन्होंने ये कहा कि 2014-15 से लेके 2019-20 के बीच में एग्रीकल्चर का जो शेयर है फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, वो गिरा है 7.7% से 6.4%, और इंडस्ट्री का जो शेयर है वो गिरा है 33.7% से 32.5%। लेकिन अब ये भी तो है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है, ये तो अभी सीतारमन जी ने बिल्कुल स्टेट किया है। तो बढ़ कैसे रहा है फिर? क्योंकि सर्विसेज का शेयर है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ चुका है 52.3% इन 1920, जो पहले हुआ करता था 49% इन 2014-15। और ये सर्विसेज का जो शेयर है, इस सेक्टर का जो शेयर है, वो ऑलमोस्ट एंटायरली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के शेयर में बढ़ोतरी होने की वजह से बढ़ा है, जिसमें से ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है वो एक्चुअल में डबल हो गया है। वो 6.1 होता था पहले, 6.1%, और अब हो गया 12.9%। और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इट इज मेनली रोड्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मैक्सिमम शेयर ऑफ द राइज। रोड्स पे बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हुई है, जिसकी वजह से फिर सर्विसेज का शेयर बढ़ा है। एज रोड्स एंड कम्युनिकेशंस आर क्लासिक पब्लिक गुड्स, ठीक है, जो रोड्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, ये क्लासिक पब्लिक गुड्स हैं। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? जो सब यूज़ करते हैं, जिसपे किसी एक का हक नहीं है, सबका हक है और सब उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको लेकिन मेंटेन करने पे किसी की लायबिलिटी नहीं है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको मेंटेन करे, जो होनी चाहिए पर ऐसा नहीं है। इट इज़ अ फ्री गिफ्ट टू एवरीवन विच इज़ कंसिडर्ड। तो इसलिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रोड्स और कम्युनिकेशन सभी यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। लेकिन आप उस पर सिर्फ उसी पे रिलाई नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रियली ओवर एम्फसाइज ऑन इट, राइट। तो हेल्दी डोमेस्टिक आउटपुट ग्रोथ के लिए एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए किस किस में? कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं सरकार मिस कर रही है। केस ऑफ ओके, अब सबसे ज़्यादा जो
डिप्रेसिंग सिचुएशन में है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है. एंड I think everyone knows this. Its share in the investment ratio fell from 19.2% in 2011-12 to 16.5% in 2019-20. अब क्योंकि इसका शेयर इन्वेस्टमेंट रेशो में गिर गया, 16.5% हो गया अब, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा ऑथर कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो फेल हो गया. मेक इन इंडिया फेल हो गया और इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गई. हम इंपोर्ट करने लग पड़े कैपिटल गुड्स को, और इंडिया क्या हो गया? डी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया. इंडस्ट्रियलाइज के बजाय हम डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस चाइना पे है, इट इज एट एन अलार्मिंग रेट, और वो भी बहुत ही क्रिटिकल चीज़ों के लिए, जिन जो मतलब हम इंपोर्ट भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं चाइना से जो हम इंपोर्ट किए बिना रह ही नहीं सकते. इट इज़ वेरी वेरी इसेंशियल. तो हम इंपोर्ट करेंगे ही, उन पे डिपेंडेंट रहेंगे ही. जैसे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे ड्रग्स, जैसे आपने अभी कोविड पैंडमिक के टाइम पे देखा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एपीआईज जितने भी थे, वो मोस्टली पूरे वर्ल्ड को चाइना ही सप्लाई करती है. एंड India is no different in this case. India imports heavily from China, and even the capital goods are imported from China. Steel वगैरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं जो वहाँ से आती हैं. Instead of boosting investment and domestic technological capabilities, Make in India campaign, okay, अब इन्होंने ये कहा है कि मेक इन इंडिया का जो बेसिकली प्रेमाइज था वो इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना था और डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को भी इन्हेंस करना था. लेकिन उसने किया सिर्फ इतना, उसने इंडिया की रैंक बढ़ा दी वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. इंडिया की पोजीशन 2014 में होती थी 142 और अब 2019 में है 63. डेफिनेटली हमारी वो रैंक तो बढ़ गई, पर हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ा. रैंक बढ़ गई लेकिन हमारे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ी. वो जो मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो फिर दूर की बात है, हम कहाँ से लेके आएंगे, हम डोमेस्टिक ही नहीं कर पा रहे. ओके, द contribution of foreign capital to financing GCF fell to 2.5% in 2019-20 from 3.8%. जो अब देखो फॉरेन कैपिटल होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, अभी मैंने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बिल्कुल एकदम कम हो चुकी है. मेक इन इंडिया के अंदर ये भी तो था ना कि बाहर वाली इंडस्ट्रीज यहाँ आए और यहीं पे प्रोड्यूस करे और यहाँ से फिर मतलब अपना एक्सपोर्ट करें. यही था ना मेक इन इंडिया का एक ऑब्जेक्टिव. तो वो भी नहीं हो रहा क्योंकि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में फॉरेन कैपिटल का जो शेयर है वो 2.5 हो चुका है, जो पहले 3.8% होता था. अब इस डिक्लाइन की वजह से जो हो रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ रेट फेल फ्रॉम 13.1% in 2015-16 to a negative 2.4% in 2019-20 as per the National Account Statistics. Okay, now last paragraph, recent upturn, no, it is this third last paragraph I think. Recent upturn in the aggregate fixed capital formation to GDP ratio is positive, though the rate is still lower than its mark in the early. लेकिन हाँ, इन्होंने ये कहा है कि रिसेंटली तो डेफिनेटली ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है, लेकिन हम 2010 के लेवल से पहले जो होता था, 2000 के टाइम पे जब मैंने बोला ग्राम सड़क योजना थी, बहुत सारी चीज़ें थी, जब 8 से 9% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उस लेवल पे तो हम दूर दूर तक कहीं नहीं है. Now, lack of domestic capacity for essential raw industrial materials and capital goods could prove costly. अभी जैसे मैंने बताया कि जब domestic capacity सिर्फ essential raw material को बनाने के लिए नहीं होगी, जैसे अभी बताया, हम API जो active pharmaceutical वो है ingredients हैं, वो raw material ही तो है, which is an essential component of almost all the drugs. हम वही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, हम फिर कितना ही डिपेंडेंट रह जाएंगे. कैपिटल गुड्स भी हम उन्हीं से ले रहे हैं, तो इट कुड प्रूव कॉस्टली इन द लॉन्ग रन with the depreciating currency. And I will read this line all together. With a depreciating currency and rising imported inflation, prospects of sustaining investment recovery are likely to get harder. The deficit on balance of payment is already well above policymakers' comfort level of 2.5% of the GDP. अब इन्होंने ये कहा है कि हमारी करेंसी डेप्रीशिएट कर रही है, हमारा जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, हर चीज़ में महंगाई है, मतलब जो बाहर से हमें खरीदना है, तो उस इन चीज़ों के रहते हुए इन्वेस्टमेंट रिकवरी को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है. अब
मैं आपको बताना चाहूँगी पहले कि इन्फ्लेशन क्या होता है. दो आई हैड कवर्ड दिस इन माई फर्स्ट वीडियो, बट आई वुड अगेन लाइक टू touch upon this. Inflation, please listen to it very carefully. Inflation is the general price rise of all the goods and services over a long period of time. अब इसमें 3 keywords हैं. जनरल प्राइस राइज. जनरल प्राइस राइज मतलब कि ऐसा हो सकता है कि एक आधी किसी स्टेट में या एक आधी छोटी मोटी जगहों पे एक चीज का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम में मिल जाए, लेकिन जनरली हम देखें हमारे पूरे देश में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर गुड या सर्विस का प्राइस बढ़ चुका है. फिर दूसरा कीवर्ड आता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. एक इस अम्ब्रेला में इन्फ्लेशन की सारे गुड्स एंड सर्विसेज आती है. महंगाई हर चीज में बढ़ रही है. मतलब अगर आप स्टील देखोगे, स्टील बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल्स बढ़ रहे हैं, खाने का प्राइस बढ़ रहा है, हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है. और थर्ड कीवर्ड है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसको उसके ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए एक महीना, एक हफ्ता, एक क्वार्टर या फिर एक ईयर ऐसा होना चाहिए. मैं ये नहीं कह सकती कल इन्फ्लेशन थी आज तो इन्फ्लेशन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. इट हैज टू बी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन? नाउ अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें डोमेस्टिक टर्म्स में, इन्फ्लेशन कब होती है? जब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है. सप्लाई डिमांड को मैच नहीं कर पा रही. लेकिन इस बार सप्लाई तो कम है, लेकिन इसके रीजंस क्या है? रीजंस आर नॉट कम्प्लीटली डोमेस्टिक. रीजंस दो हैं. एक तो जो एडवांस्ड इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूरोप एक्सेट्रा, वहाँ पे इन्फ्लेशन 2 डिजिट्स में जा चुकी है. तो ऑब्वियसली जब हम वहाँ से कुछ इसेंशियल चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट करके हम सस्ते में तो नहीं बेच सकते ना, वो तो महंगे में ही बिकेंगी. तो फिर यहाँ के लोग जो उसे खरीदेंगे वो महंगे में ही खरीद पाएंगे. तो ऑब्वियसली वो जब चीज़ें महंगी होंगी तो इन्फ्लेशन यहाँ की भी बढ़ जाएगी. वी आर इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन दिस वे. सेकेंड है रशिया यूक्रेन का वॉर, जिस वजह से सप्लाई हिट हुई है, जिसकी वजह से नियॉन, सिलिकॉन, लिथियम, ये सारे, इनफैक्ट आपने देखा होगा इस सबका मतलब सप्लाई है वो हिट हुआ है. आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर्स को बनाने में जिसमें नियॉन वगैरह यूज होते हैं वो नहीं बन पा रहे. कितनी सारी, इवन चाइना इज हिट बाय दिस. तो क्योंकि यूक्रेन इसका टॉप सप्लायर है, यूक्रेन के फूड ग्रेन्स इतने ज़्यादा जो इजिप्ट में जाते हैं, इजिप्ट में इन्फ्लेशन हो रही है इस वजह से, क्योंकि सप्लाई हिट हुई है. सो दिस इज इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन. अब हम आते हैं कि हाँ, अभी हमने बात की थी कि हम इवन कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं. वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, राइट. लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी रुपी तो डेप्रिशिएट कर रही है. रुपी जो अभी 70 रुपये $1 खरीद पाता था, वो अब 80 रुपये $1 खरीद पाता है. तो हम बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे वो महंगा ही आएगा. तो जब कैपिटल गुड्स बाहर से मशीन लानी है यहाँ पे इंडस्ट्री सेट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो मशीन ही इतनी महंगी है, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिटेन करना, इट इज़ वेरी हार्ड. ओके, with this we come to an end of this article. Let's move on to the next page. Okay, so the next article is about monkeypox. Monkeypox uncommon viral infection primarily restricted to. अच्छा, जो मंकी पॉक्स है वो एक बहुत ही अनकॉमन वायरल इन्फेक्शन है. आज से पहले बहुत आपने ऐसे इसका स्प्रेड सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सीमित था वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज तहत. अब लेकिन ये बहुत सारे जूनोटिक इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये बहुत सारी और कंट्रीज में स्पिल हो रहा है. जूनोटिक क्या होता है? जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होना, या फिर ह्यूमंस से प्राइमेट स्पीशीज, बेसिकली जो वो करती है प्राइमेट स्पीशीज, या फिर कोई भी एनिमल स्पीशीज जो ह्यूमन को कोई भी वायरस इन्फेक्ट कर दे, उसे जूनोटिक कहते हैं, एनिमल टू ह्यूमन. अब हम बात करें इंटरनेशनल स्प्रेड. अभी हमने देखा होगा 16,000 से ज़्यादा केसेस हमने देखे हैं 75 कंट्रीज के अंदर मंकी पॉक्स के, विच इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जिनका बेसिक अभी तक इसका कोई वो नहीं है कि एनिमल से ह्यूमन कब ट्रांसफर हुआ मंकी पॉक्स. अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट की वजह से ही पता चल रहे हैं कि मंकी पॉक्स के केसेस आ रहे हैं. और ये प्रीडोमिनेंटली गे, बाइसेक्सुअल एंड MSM, मेन हु हैव सेक्स विद मेन कम्युनिटीज में देखा जा रहा है. अब इसमें इसके बारे में अभी श्योर नहीं है. ये डेफिनेटली ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं उनके बीच में ये वायरस फैल रहा है. लेकिन
अब इस वजह से आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे छप रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन हो रहा है। पहले ही मतलब द एलजीबीटी कम्युनिटी इज सफरिंग अ लॉट एंड नाउ दे हैव टू गो थ्रू दिस एज वेल। लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं सिंस दे आर वेरी हैबिचुअल ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड हेंस दे हैव टू सफर फ्रॉम ऑल दिस एंड स्टफ लाइक दैट। बट अभी तक ये ऐसा कंक्लूजन नहीं है कि इनमें क्यों सबसे ज्यादा ऐसा हो रहा है। सो लेट्स नॉट लीड टू अ कंक्लूजन, राइट? ओके, अभी हमने देखा स्प्रेड में दिल्ली में भी आज पहला केस आया है मंकी पॉक्स का। सो इट इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू केरला जहाँ पे इंडिया में सबसे पहले देखा गया। तो जुलाई 23 2022 को जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो मंकी पॉक्स का आउटब्रेक है वो अब एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। नाउ व्हाट इज अ पब्लिक हेल्थ emergency of international concern? It is one step short of pandemic. You must know this. अब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के तहत ये एक ऐसी सिचुएशन है विच इज़ वेरी सीरियस, सडन, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये तो बहुत सीरियस सिचुएशन है, बहुत ही अचानक से हो गई है और इसको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, बहुत ही अनयूजुअल है, ऐसा हमने सोचा ही नहीं था कि ये डिसीज इतनी भी फैल सकती है। दूसरी कंडीशन ये होती है इस सिचुएशन को PHEIC बोलने की कि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं एक पर्टिकुलर स्टेट के नेशनल बॉर्डर तक सीमित नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इससे अफेक्ट होंगी। सो इट हैज़ एन इंटरनेशनल स्प्रेड। अब थर्ड कंडीशन जो है, अब क्योंकि ये इंटरनेशनल स्प्रेड इसका हो रहा है तो इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन भी चाहिए। सो द कंट्रीज वुड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड फर्दर। ओके, नाउ monkeypox causes, okay, causes of monkeypox फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958। पहली बार ये डिस्कवर किया गया था 1958 में मंकीज में। कहाँ पर? स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट इन डेनमार्क में। सो monkeypox इज अ जूनोटिक वायरस दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस एज वेल एज अदर। ऐसा नहीं है कि ये monkeypox अभी आप हम में देख रहे हो तो सिर्फ ह्यूमंस में ही है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे और एनिमल्स में भी वो होता है, स्प्रेड होता है, जैसे रोडेंट्स या फिर और बहुत सारी प्राइमेट की स्पीशीज, मतलब जो एप्स, चिंपैंजीज, गोरिल्ला, प्राइमेट की जो स्पीशीज होती हैं उनमें। ह्यूमंस में फर्स्ट केस पाया गया था 1970 में। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये वायरस एंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। एंडेमिक क्या होता है? पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन तक सीमित। कहाँ पर? सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका की कंट्रीज में। डिस्पाइट, ओके, जबकि ये बहुत आयरॉनिक है कि इसको मंकी पॉक्स बोला जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल ओरिजिन या सोर्स अभी तक किसी को नहीं पता। सो इट्स अ मिसनोमर, राइट? और ये ओके, मंकी पॉक्स है वो सेम फैमिली को बिलोंग करता है जिसको स्मॉल पॉक्स बिलोंग करता था, जिसका नाम है वेरियोला। ओके, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था वो भी वेरियोला था और मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो भी वेरियोला ही है। ओके, सिम्टम्स भी दोनों के बिल्कुल सेम हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स में होते थे वैसे ही, पर ये फ़र्क इतना है कि ये लेस कॉन्टैजियस है, मतलब उससे तो कम फैलता है, वो तो बहुत ही तेज़ी से फैलता था स्मॉल पॉक्स, और उससे लेस सीवियर भी है, वो फेटल होता था, उससे डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती थी, आपकी थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ी एंड यू गॉन। अभी ये उससे थोड़ा सिचुएशन भी सीवियर कम है स्मॉल पॉक्स से। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताना चाहती हूँ। आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडेमिक में डिफरेंस। आउटब्रेक क्या होता है? अचानक से एक पर्टिकुलर डिसीज के केसेस बढ़ जाना बहुत ज्यादा और एक छोटी सी जगह पे। जैसे आपने वुहान देखा होगा, चाइना में जब सबसे पहले केसेस आए थे तो सिर्फ वुहान की मार्केट में आए थे, मार्केट के आसपास वाले एरिया में। तो वुहान में आउटब्रेक ऑफ कोविड पैंडेमिक हुआ था, ठीक है, मतलब आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस। फिर आता है एपिडेमिक। क्या होता है? एपिडेमिक होता है एक बहुत बड़े जोग्राफिक रीजन पे, एक बहुत बड़े सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे किसी भी डिसीज का आउटब्रेक होना, जैसे जब चाइना कोविड से अफेक्टेड थी। फिर आता है पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? इट इज द वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज, जब पूरे विश्व में किसी डिसीज का स्प्रेड हो जाना। अब एक चीज आती है, एक वैसे तो बहुत डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी PHEIC और पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है? देखो, पैंडेमिक क्या होता है, जब WHO पैंडेमिक डिक्लेयर करती है तो वो फिर बता नहीं पाती है, उसके बाद बहुत ही डाइसी हो जाता है उसके लिए कि कितनी कंट्रीज को वो अफेक्ट कर रहा है।
मतलब एक पर्टिकुलर डिसीज, तो इट मतलब देन इट एक्चुअली स्टॉप्स काउंटिंग बिकॉज इट इज काउंटलेस। आप ऑलमोस्ट हर कंट्री इफेक्ट हो जाती है पैंडेमिक से। लेकिन अभी हमने देखा कि हमने 75 कंट्रीज में 16,000 केसेस देखे हैं मंकी पॉक्स के, है ना, तो फिर भी ये गिना जा सकता है। अभी सिचुएशन पैंडेमिक से एक स्टेप कम है। Now, I would also like to tell a little about smallpox. Smallpox सबसे पहले अगर आप देखो स्मॉलपॉक्स 10,000 BC में देखा गया था। सो इट इज दैट ओल्ड, इतने पहले मतलब इसकी एग्जिस्टेंस आ गई थी। और इसके अगेंस्ट जो फर्स्ट वैक्सीन थी जो इफेक्टिव थी, ये नहीं कि सिर्फ वैक्सीन एक पायलट बेसिस पे, इट वाज एन इफेक्टिव वैक्सीन इन 1796 जो किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर। और 1980 में WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की वजह से स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सिम्टम्स क्या है मंकी पॉक्स के? फीवर, हेडेक, मसल पेन और बहुत ही थकान और बहुत ही लेजीनेस, और रैशेस भी हो सकते हैं। ब्लिस्टर्स यानी कि आपने देखा होगा वो खून भर जाता है छालों में, वैसे देखा होगा, वो बहुत कॉमन है फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, टांगों पे, आईज पे और इवन रिप्रोडक्टिव एरियाज के आसपास भी। और सिम्टम्स कब आते हैं? 2 हफ्ते के अंदर अंदर, इन्फेक्शन होने के 2 हफ्ते के अंदर अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं और 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं फिर वो सिम्टम्स, और उसके जो बाहर अपीयरेंस है वो भी। और लेकिन मोस्ट केसेस में जो मंकी पॉक्स है एक सेल्फ लिमिटेड डिसीज है, मतलब ये खुद ही 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाती है, इसको किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या फिर कहीं और पेशेंट्स जिन्हें और भी किसी तरह की दिक्कतें हैं बहुत सीवियर, उनके लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है मंकी पॉक्स। नाउ हाउ इज द वायरस ट्रांसमिटेड? अब इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम बोथ एनिमल्स टू ह्यूमंस एंड बिटवीन ह्यूमंस। ये एनिमल से ह्यूमन भी आ सकता है, जूनोटिक भी हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। ठीक है। एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस कैन रिजल्ट फ्रॉम, ओके, अब मतलब किसी भी जानवर से ह्यूमन में जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा? या तो ब्लड का कांटेक्ट में आना उसके, या किसी फ्लूइड या स्किन लीजन्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होगा? बहुत ही क्लोज कांटेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया था, या फिर बॉडी बहुत सारे फ्लूइड्स सिक्रीट करती है, उसके कांटेक्ट में आना, या फिर जहाँ पे मंकी पॉक्स हुआ है वो जो रैश है उसके कांटेक्ट में आ जाना, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पे कभी कभी स्किन के लीजन्स गिर जाते हैं, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर अपने आप उसको टच कर लिया अगर, तो फिर आपको हो सकता है। सो दिस इज हाउ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट। हाँ, और देखो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसमें बहुत क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट होता है, सो इट इज the major driver of this of the current spread of this disease, as is evident in gay, bisexual and MSM communities. How is the current outbreak? अब ये जो आउटब्रेक है ये डिफरेंट क्यों है ना? बहुत सारे आउटब्रेक्स हुए हैं, हमने अभी पैंडेमिक भी देखा, तो ये डिफरेंट कैसे है? सिंस इट्स इनिशियल डिटेक्शन इन ह्यूमंस इन 1970 इन अफ्रीका, द फर्स्ट आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स, ओके, सबसे पहले हमने बताया कि 1980 में अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसका एग्जिस्टेंस देखी गई थी। उसके बाद सबसे पहला आउटब्रेक जो अफ्रीका से बाहर हुआ था वो 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था। और ये कब हुआ था? बेसिकली उस टाइम पे जब इसके स्प्रेड का रीजन था वहाँ पे इन्फेक्टेड इम्पोर्टेड एनिमल्स, वहाँ पे जो इम्पोर्टेड एनिमल्स थे जो बाहर से लाए गए थे वो इन्फेक्टेड थे, उनके क्लोज कांटेक्ट में आने की वजह से यूएसए में ये आउटब्रेक देखा गया था। अब मई 2022 में बहुत सारे केसेस ऐसे थे, ऐसी जगहों पे केसेस देखे गए थे जहाँ पे मंकी पॉक्स एंडेमिक नहीं है, और मोस्टली जो केसेस थे वो उनकी हिस्ट्री ऐसी थी कि वो या तो यूरोप गए थे या नॉर्थ अमेरिका गए थे और अफ्रीका नहीं गए थे। एंड दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अफ्रीका की ट्रेवल हिस्ट्री उनकी नहीं थी, इनफैक्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका थी। तो उनका वो इनफैक्ट कहीं लोग तो कभी भी अफ्रीका नहीं गए थे। सो दिस इज समथिंग द साइंटिस्ट आर एक्चुअली स्पेकुलेटिंग अ लॉट अबाउट। लिमिटेड नॉलेज अबाउट द सोर्स एंड ट्रांसमिशन, हाँ वही बस बोला है कि अभी तक पता नहीं है, बहुत सब जान रहे हैं कि ये स्प्रेड हो रहा है, तो अचानक से ऐसा क्या चेंज आ गया? आज से पहले तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसा देखा ही नहीं, तो इसने अपने आप को, वायरस ने थोड़ा तो कुछ म्यूटेट किया होगा ना, जिस वजह से इतनी जल्दी फैलने लग पड़ा। तो वो उसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है।
सिंस 2009 से लेकर अभी तक WHO ने 7 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेरेशंस दी हैं, जिसमें से ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक एक है। ओके, अब ये क्योंकि वो इन्होंने डिक्लेयर कर दी है WHO ने, तो इससे क्या होगा, इससे क्या कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज अब उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप ऐसे एफर्ट्स मतलब डिवाइस करो जिससे ट्रांसमिशन को रोका जा सके। आप आपस में बहुत सारे रिसोर्सेज को शेयर करो, कोऑर्डिनेट करो, वैक्सीन्स की सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिस्कवरीज, कोई कुछ पता चलता है कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस आया है तो उसके बारे में एक दूसरे से आप शेयर करो ताकि वो कंट्री भी उस चीज़ को जान सके, क्या स्टेप्स लेने हैं उसको संभालने के वो जान सके। अब पता है ये जो आउटब्रेक है ये डिफरेंट क्यों है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी घबराने वाली नहीं है। क्यों घबराने वाली नहीं है? क्योंकि there's a wealth of information on the virus and the methods to contain the spread। मतलब बहुत ही इंफॉर्मेशन है इस वायरस के ऊपर, इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है, इसकी स्प्रेड को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास इन हैंड है। कोविड-19 के केस में इट वॉज कम्प्लीटली न्यू, हमें कुछ भी नहीं पता था। इसके बारे में हमें पता है कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है, क्योंकि अफ्रीका के बहुत सारे रिसर्चर्स ऑलरेडी इसको कंटेन करना जान चुके हैं, वो तो सदियों से ये कर रहे हैं। सो एडिशनली हाँ, एक और एडिशनल एडवांटेज ये है कि इसके अगेंस्ट एक फेयरली इफेक्टिव वैक्सीन भी है। दो अब लॉजिस्टिकल सप्लाईज में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि ऑलरेडी एक पैंडेमिक चल रहा है, इसकी भी वेव्स आती जाती रहती हैं, कोविड की भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो आपस में इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस लेवल पे उसकी सप्लाई करना ताकि सब कंट्रीज तक पहुंच जाए, इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट दो। हाँ, बस यही। What are the current prevention treatment options? Okay, no specific treatments available। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्लिनिकल मैनेजमेंट जो होती है वो सिम्टम्स की होती है। आप इस बीमारी को नहीं ठीक कर सकते, इससे जो फीवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, रैशेज हैं, उन सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकते हो और कॉम्प्लिकेशंस को भी आप थोड़ा कम कर सकते हो। ओके, ऑल्सो नॉट करंटली अंडरस्टूड इफ अ प्रीवियस मंकी पॉक्स। अभी ये भी नहीं पता कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो गया, उसके अंदर मेमोरी सेल्स बन गए, है ना, तो अब दोबारा उसको मंकी पॉक्स अगर हुआ तो वो इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट होगी कि नहीं होगी, अभी ये भी कंफर्म नहीं है। या फिर पहले किसी को हुआ तो अब उसका बचाव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट कंफर्म एज ऑफ येट। However, due to the genetic similarities of smallpox and monkeypox viruses, vaccines and antiviral agents used for the okay, लेकिन और एक और चीज़ अच्छी है, क्योंकि जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों का, जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का वेरियोला ही है जो वायरस है, तो उस टाइम पे जो ग्लोबल इराडिकेशन हमने डिक्लेयर कर दी 1980 में, तो आज इसको भी तो ग्लोबली इराडिकेट किया जा सकता है उन्हीं वैक्सीन को यूज़ करके। दो अभी तो वो अवेलेबल नहीं है, पर उसकी नॉलेज को तो कंटेन किया गया है, उसको यूज़ करके उसी वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है। और WHO की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन यूज़ करी गई थी वो 85% इफेक्टिव है प्रिवेंट करने में मंकी पॉक्स को। ठीक है, तो बस यही। वर्ल्ड डिस्कसेस द नुआंसेस ऑफ वाई। हाँ, अब वर्ल्ड ये डिस्कस कर रहे हैं कि मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर क्यों किया डॉक्टर टेड्रोस ने, मतलब जो डायरेक्टर जनरल है WHO के, जबकि लास्ट मंथ में ही एक कमेटी बैठी थी, उन्होंने ऐसा बिल्कुल मना कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इसमें कुछ अच्छा भी है कि उन्होंने टाइम रहते ऐसा कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड को ये रियलाइज़ करना चाहिए, हर कंट्री को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, बहुत ज़्यादा यूबिक्विटस ग्लोबल ट्रेवल है, बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है, सब आपस में इतने ज़्यादा इंटरमिंगल्ड है, तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कॉपरेशन भी उसी स्तर का होना चाहिए। देयर इज नो बेटर टाइम for WHO to declare this public health emergency than now. Let's move on to the next article, the last one for today. I will discuss this in very brief क्योंकि ये concept ही है सिर्फ। Now pay for how much you use. This is going to be about the insurance. ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस को हिंदी में कहते हैं बीमा। अब बीमा क्या होता है? बीमा उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ शुल्क देकर, जिस शुल्क को हम प्रीमियम कहते हैं, कुछ शुल्क देकर हानि
के जोखिम को दूसरे पक्ष पर डाला जा सकता है। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी है, हमें कोई आगे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है किसी का, या फिर कोई किसी की फैक्ट्री में आग लग जाती है, तो उसका जो हम थोड़ा सा हम प्रीमियम दे देते हैं, हमारी तरफ से ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, आने वाले टाइम में हमारे साथ अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी सारा पेमेंट आप कर देना। मतलब जैसे 5 लाख, कई चीज़ों का लिमिट होती है कईयों की, डिपेंड ऑन द केस बाय केस बेसिस। तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसका वापस कर देती है, जितना भी जला होता है एक फैक्ट्री में, जितनी भी चीज़ें जली होती हैं उसका कुछ 85% अराउंड ऐसी कोई लिमिट है जो वो वापस कर देती है, जिससे बहुत हद तक जो उसका हमारे हमारे ही कंधों पे उसका बर्डन नहीं पड़ जाता सारा उसको दोबारा जीरो से स्टार्ट करने का। देन यू डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। Okay, now let's read it. In motor insurance, why should someone who takes out his or her car only on weekends pay the same premium as a neighbor who drives 80 किलोमीटर each way to work? Okay, अब इन्होंने कहा है अगर हम फॉर एग्जांपल मोटर इंश्योरेंस की बात करें, तो अब कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार अपनी कार बाहर लेके जाता है, और फिर उसका जो एक नेबर है वो रोज 80 किलोमीटर अपने काम तक, अपने दफ्तर तक उसको चला के लेके जा रहा है और वीकेंड पे भी चलाता है, फिर वो इंसान पहले वाला सेम प्रीमियम क्यों पे करे, है ना? The answer to this has been tech-driven pay-as-you-use insurance that Indian insurance. Okay, अब Indian insurance companies, ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि बहुत ही जल्दी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इंडिया की, अब एक ऐसा मेथड लेके आएंगी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी वो पे एज यू यूज इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी। ठीक है, जैसे आप जितना यूज करोगे आप सिर्फ उसी हिसाब से अपना प्रीमियम दोगे, आपको मतलब दूसरे के जितना प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द यूज, I mean depending on the extent of your usage of a particular product or anything. Companies have started offering this add-on cover under the, हाँ, अब कंपनीज ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एक एडिशनल फीचर की तरह। वो क्या करवाते हैं, वो मतलब फॉर एग्जांपल एक कार की इंश्योरेंस हो रही है तो वो आपसे टिक मार्क करवा लेंगे कि आपकी गाड़ी कितना चलाती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, अगर इतने के कैप में अंदर अंदर करती है तो एक डिस्काउंट दे देंगे आपको, 10% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। तो दिस इज ऑलरेडी काइंड ऑफ स्टार्टेड। ओके, हाँ, दिस इज इट। अब लेकिन ये तो हो गया पे एज यू यूज पॉलिसी के बारे में। अब एक और है, एक और कॉन्सेप्ट है, एक और इनोवेशन है जिसे हम कहते हैं पे हाउ यू यूज। इसमें क्या होता है, दिस इज अभी इसके बारे में देयर इज नो टॉक इन इंडिया एज ऑफ येट, बट व्हाट इज इट एक्चुअली, इसमें क्या होता है कि आप किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम कार की इंश्योरेंस की बात करते हैं, आप ड्राइव किस क्वालिटी की ड्राइविंग करते हो, आप अपनी कार को मेंटेन भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आप अपने टायर्स को मेंटेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अगर ऐसा है तो एक टेलीमीटर को आपके कार में फिक्स कर दिया जाता है, अगर ऐसा है तो वो उसे डेटा निकाल लिया जाएगा, तो फिर आपको सिर्फ उतना ही प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी से अच्छी तरह मेंटेन करते हो तो आपको प्रीमियम कम पे करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and if you like the editorial analysis, please hit the like button, share it with your friends, and also subscribe to my channel.